यूनिट 4 वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस में हम इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शंस कर रहे थे, जिसमें हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, लिमिट्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस, ये सब हम कर चुके थे। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी मैथ्स का न्यू बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं, और इस टॉपिक पर हम पहुंच चुके थे फाइंडिंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स का मतलब होता है, जैसे ये फिगर देख रहे हो आप, ऐसे गोल गोल स्प्रिंग टाइप ऊपर उठता जा रहा है, ये हेलिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसकी इक्वेशन भी मैंने करवाई थी कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वेक्टर के फॉर्म में। एक बार मैं दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये बताई थी हेलिक्स की वेक्टर फंक्शन। हेलिक्स का वेक्टर फंक्शन क्या बनेगा, ब्रैकेट में ए कोस टी कोमा ए साइन टी कोमा बी टी। ठीक है, और इसी को ही खोल के वेक्टर फंक्शन की टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, ए कोस टी आई कैप ए साइन टी जे कैप और प्लस में बी टी। मतलब जो एक्स वाली चीज है उसमें ए कोस टी, और वाई कोऑर्डिनेट वाली ए साइन टी, और जेड वाली बी कोमा टी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हेलिक्स की इक्वेशन समझ में आ गई, वेक्टर फंक्शन समझ में आ गया होगा आई होप। और इतनी चीज ध्यान रखना कि ये ए और ए ये सिमिलर होता है, सेम होता है। ठीक है, ये रेडियस का काम करता है, ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेलिक्स, मतलब उस जो सर्कल घूमता जा रहा है ऊपर स्प्रिंग की तरह, उसका रेडियस कितना है ये वो शो करता है। ठीक है, और जो ये टी का कोफिशिएंट है ना, टी का कोफिशिएंट ये जो बी है, इसकी भी देखना बहुत अहमियत है। इस क्वेश्चन में मैं अभी दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, मतलब कितने चक्कर काटता है, रिवोल्यूशंस काटता है, आर मेड बाय सर्कुलर हेलिक्स। और सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन दे दी, आर टी इज इक्वल टू 2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t j कैप 5 बाई टी के कैप 5 बाई टी के कैप। तो आपने देख लिया कि ये तो सर्कुलर हेलिक्स टाइप की इक्वेशन दिखाई दे रही है। ठीक, और क्या बोला, इन अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट। जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसका, जो सर्कुलर हेलिक्स ऐसे ऊपर उठता जा रहा है, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 8 यूनिट गिवन है, तो मैंने ऐसे 8 यूनिट लिख लिया। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जो के कैप का कोफिशिएंट होता है ना, जो के कैप का कोफिशिएंट होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। देखो लिख भी रखा 5 बाई 8 टी, दिस इज बी। मतलब ये जो ये 5 बाई 8 टी है, तो ये इक्वेशन जब हमने देखी थी तो वो क्या होता था, बी टी होता था ना, बी डॉट टी। ठीक है, सो ये 5 बाई 8 क्या है, दिस इज बी। ये बी की वैल्यू है 5 बाई 8। वर्टिकल राइज पैरामीटर है ये, मतलब कितना ऊपर उठ रहा है ये हमारा हेलिक्स। ठीक है, सो डिस्टेंस इज वर्टिकल, सो 5 बाई 8 टी इज इक्वल टू 8। ये वर्टिकल डिस्टेंस 8 यूनिट दिया हुआ है, तो अभी अभी मैंने बताया था वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 5 बाई 8 टी। और ये बी क्या है, ये 5 बाई 8 यानी कि जो बी है वो वर्टिकल राइज पैरामीटर है। ठीक, और ये कंप्लीट 5 बाई 8 टी, ये है वर्टिकल डिस्टेंस जो इसने कवर किया। सो 5 बाई 8 टी इज इक्वल टू 8 हमें गिवन है, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 12.8। ठीक है, समझ में आ गया, 12.8 टी की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला होता है, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल चेंज इन टी। ये जो टी निकल के आया है मेरा, शुरू में तो जीरो रहा होगा, नीचे से चला था बिल्कुल, है ना, और टोटल चेंज इन टी मतलब जीरो से कितना होगा 12.8, तो चेंज कितना हुआ 12.8। सो टोटल चेंज इन टी ऊपर लिख दिया 12.8, और इसको डिवाइड करना 2 पाई से, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकल जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल चेंज इन टी अपॉन में 2 पाई। तो रेवोल्यूशंस आ जाएंगे, जब इसको डिवाइड करोगे आप पाई की वैल्यू पुट करके 2 रेवोल्यूशंस सोल्व कर लेना। ठीक है, अब आगे देखना, एक होती है पिच। इसमें 3 चीजें होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना। वर्टिकल डिस्टेंस वो के कैप का कोफिशिएंट पूरा बी टी के इक्वल होता है, 5 बाई 8 टी इज द वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस 8 गिवन था, तो ये 8 के बराबर पुट कर दिया, यहां से टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगे, टोटल चेंज इन टी, टोटल चेंज इन टी अपॉन में 2 पाई, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे। और टी मेरा 0 से 12.8 हो गया, है ना, सो 0 से 12.8 हुआ है, सो इसलिए हम टोटल चेंज इन टी 12.8 पुट कर देंगे, अपॉन 2 पाई से डिवाइड कर दिया। तो सोल्व करेंगे जब पाई की वैल्यू पुट करके, तो 2 रेवोल्यूशंस आ जाएगा। अच्छा, पिच क्या है, अब पिच है एक चक्कर काटने पर
ये हेलिक्स कितनी हाइट बढ़ जाता है, वर्टिकल राइज इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना वर्टिकल राइज होता है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिच। वो किसके बराबर होती है, 2 पाई इंटू बी के बराबर, और बी की वैल्यू है यहाँ पर 5/8, और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पिच निकल जाएगी इसकी। ओके, तो ये कुछ बातें थी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला, पिच का फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस जो हेलिक्स कवर करता है उसका भी फॉर्मूला याद रखना। ये बी टी के इक्वल होता है 5/5t/8। ये 8 गिवन था तो ये आ गया था हमारा, ठीक है। और ये बी क्या है, ये जो बी टी होता है इसमें बी क्या है, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्ट बी इज वर्टिकल राइज पैरामीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, शो द कर्व, शो द कर्व गिवन बाय आर टी, दिस लाइज ऑन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2 sin t, y की वैल्यू कितनी है 2 sin t, और z की वैल्यू कितनी है √8 cos t, लिख लिया। लाइज ऑन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन, और जो स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन उसकी इक्वेशन होती है x² + y² + z² इज इक्वल टू r², ठीक है। सो x² + y² + z² निकालो, इसका स्क्वायर करो, लिख दो, इसका स्क्वायर करो तो 4 sin² t हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो 8 cos² t हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 4 + 4 8, 8 sin² t, 8 को कॉमन ले लेंगे, और sin² t + cos² t 1 आ जाएगा, ठीक है। सो 1 × 8, 8 इज द आंसर। Hence centered at origin with radius, तो x² + y² + z² इज इक्वल टू 8 है, तो ये √8 का स्क्वायर कर सकते हैं हम इसको, सो रेडियस हो जाएगा √8 विच इज इक्वल टू 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर फंक्शन कैपिटल F इफ y इज इक्वल टू x², z इज इक्वल टू 2। देखो अभी तक जितना भी टॉपिक हमने किया है ना उस पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं हम, क्लियर। एक क्वेश्चन ये हेलिक्स का कर लिया अलग से, इसको भी पूछ सकता है, और अभी हम एक बार जितने हमने टॉपिक्स कर लिए उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। फाइंड द वेक्टर फंक्शन कैपिटल F इफ y इज इक्वल टू x², z इज इक्वल टू t। तो x को हम t ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू t² हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2, वेक्टर फंक्शन आ जाएगा ti कैप, क्योंकि x i कैप होता है, तो ti कैप प्लस में t² j कैप प्लस में 2k कैप, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर फंक्शन। ऐसे ही फंक्शन निकालने को पूछ सकता है, देखो x² + y² इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू -1। सो हियर दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है, x² + y² इज इक्वल टू r² होती है। सो r कितना आ गया 2, सो x की वैल्यू होती है r cos थीटा, सो 2 cos t, क्योंकि हमें t की टर्म्स में लेना है यहाँ पर, 2 cos t, y इज इक्वल टू 2 sin t एंड z -1 गिवन है। सो ft क्या आ जाएगा फंक्शन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप, क्योंकि ये y की वैल्यू थी, और -k कैप। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2t गिवन है, y इज इक्वल टू 1 - t गिवन है, z इज इक्वल टू sin t गिवन है, इससे लिख सकते हैं हम x - 2/3 इज इक्वल टू y - 1/2 z/4। अगर मैं ये तीनों बराबर हैं और इनको t के इक्वल मान लूं, t के इक्वल, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, 2 को 2t + 1 है ना, और z की वैल्यू आ जाएगी 4t, लिख लिया, इससे फंक्शन लिख दिया, है ना। x की जगह वैल्यू पुट कर दिया i कैप, प्लस में y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी j कैप, प्लस में z की जगह z की वैल्यू पुट कर दी k कैप। द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हेमिस्फीयर, दिस हेमिस्फीयर दे दिया ये, एंड पैराबोलिक सिलेंडर x बराबर में y², इनकी कर्व बताओ क्या होगी, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हेमिस्फीयर एंड पैराबोलिक सिलेंडर दिस। कुछ नहीं करना, बस सिंपली पहले y को t लेट कर लो, y को t लेट कर लिया, सो x की वैल्यू t² हो जाएगी। अब आप कहते हैं कि मैं तो x को t लेट करूंगा, अरे भाई फिर वो रूट में आएगा, तो इससे अच्छा y को ही t लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ भी पुट करने में आसानी होगी फिर, तो y को हमने t लेट कर लिया, x इज इक्वल टू t² हो गया। अब इसमें पुट करेंगे 9 माइनस ये x की वैल्यू कितनी थी t², तो t² थी, क्या कर दिया ये, देखो दिखाता हूं एक बार, z इज इक्वल टू √9 माइनस माइनस पुट कर दिया, x की वैल्यू है t², तो t² की पावर 4 होगी ना, t² की पावर 4, तो 4 2 जा 8 नहीं आना चाहिए यहाँ पर 8, ठीक है। माइनस में y की वैल्यू t थी, तो दिस इज t², ये t² हो जाएगा। अब बस x की जगह t² i कैप, y की जगह t j कैप, और z की जगह √9 माइनस t की पावर 8 और माइनस t² k कैप, t की पावर 8 माइनस t² k कैप। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द लिमिट, ये दे दिया, इसकी लिमिट निकालो। तो हम इसमें जब लिमिट पुट करते हैं तो 1 - 1 0 1 - 1 0 0/0 फॉर्म आ गई, तो इस पहले हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम। देखो लिमिट करेंगे जब सब सीखेंगे, बट ये 12th वाली बात है, इजी सी, तो इतनी दिक्कत मत मानो। एल हॉस्पिटल रूल आप सब जानते हो, 0/0 फॉर्म आती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं।
तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3t², नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आई कैप एज इट इज। इस पे लिमिट लगाओ तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3, तो ये भी 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव करो 2t माइनस 3, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t प्लस 1 जे कैप, प्लस में t² + 1 e की पावर t माइनस 1। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे जब, तो 1 + 1 और e की पावर 0 है ना, 1 + 1 t टेंड्स टू 1 अप्लाई करेंगे ना लिमिट यहाँ पर भी, तो t टेंड्स टू 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये e की पावर 0 ये हो जाएगी 1, तो 2k कैप आएगा आगे सोल्व करके। यहाँ तो इसने ऐसे ये लिख दिया, नहीं तो यहाँ भी हम 2k कैप डायरेक्ट लिख सकते थे। अब यहाँ लिमिट पुट करो, यहाँ पर लिमिट 1 पुट करोगे तो 3 आई कैप, यहाँ लिमिट पुट करोगे तो 1 -1/3 जे कैप, और यहाँ लिमिट पुट करोगे तो वो 2 आई गई थी 2k कैप। आ गया सोल्व करना। अब सेम ये है, इसकी लिमिट निकालनी है तो इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालो और इसकी लिमिट निकालो, जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। t sin 0/0 है ना, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 sin 0 0 0/0 फॉर्म आ गई, तो इस पे एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। सेम यहाँ पर sin 0 0 और log 0 की वैल्यू कितनी होती है -∞, और यहाँ पर भी tan 0 0, तो वो फिर से यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा क्योंकि ∞/∞ फॉर्म आ गई। सेम यहाँ पर मैं t अपॉन में 1/log t अपॉन 1/t कर सकता हूँ ना इसको। भाई एक पेपर पे दिखाता हूँ आपको करके, देखो जैसे ये t ln t है, तो मैं इसको ln t अपॉन में 1/t लिख सकता हूँ ना, ऊपर जाके वो t वैसे ही चला जाएगा ऊपर, ताकि ये 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म बन जाए। तो t 0 पुट करेंगे तो log 0 कितना बनेगा, देखो ये कर भी दिया, अगली स्टेप ये रही, तो t 0 पुट करेंगे तो log 0 -∞, और ये 1/0 ये भी इन्फिनिटी, तो ∞/∞ फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा इस पूरे पे। तो इसको ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3 cos 3t, नीचे वाले का डेरिवेटिव cos 2t और 2t का 2 आगे आ जाएगा आई कैप, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 में sin t और sin t का cos t, इसका 1 में tan t log का डेरिवेटिव और tan t का secant square t जे कैप। अच्छा, इस log t का 1/t और इस 1/t का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए, -1/t स्क्वायर होता है, और इनटू में k कैप। ठीक है, अब t टेंड्स टू 0 पुट कर दो, cos 0 1 cos 0 1 3/2 आई कैप, यहाँ पर कोट हो जाएगा ना cos t अपॉन sin t कोट, और कोट 0 कितना होता है 1, और ये भी साइन कोस में तोड़ दो और लिमिट पुट कर दो, 0 पे आ जाएगा 1 अंश आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इसको जब 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक t से एक t कटेगा तो एक पावर ऊपर जाएगी फिर वो, और 0 पुट करोगे तो 0 k कैप आएगा। सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं, अब 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है ये, ऐसे ही हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। काफी काम बाकी है अभी, देखते हैं, अगर एक क्लास और लगेगी तो कोशिश करेंगे। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, वेट फॉर अ व्हाइल। यस, अब आ जाइए आगे, क्या है क्वेश्चन, डिटरमाइन ऑल वैल्यूज ऑफ t फॉर विच द वेक्टर फंक्शन गिवन इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब वे t की सभी वैल्यूज बताओ जिनके लिए ये वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। t की सभी वैल्यूज बताओ इन ft's में जिनके लिए ये वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो फंक्शन वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ टी कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये भी कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, और ये भी कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, सिंपल टी है, ठीक, लीनियर फंक्शन है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल टी। ये कांस्टेंट है, ये भी फॉर ऑल टी कॉन्टिन्यूअस, और ये भी लीनियर फंक्शन है 1 - t, सभी के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सीधा लिख दो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल टी। बाकी डिटेल में कॉन्टिन्यूटी हम जब पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत मत मानना, अभी के लिए बस सुनते जाओ। ठीक है, ये भी लीनियर फंक्शन है, सभी टी के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, 1/t ये भी सभी के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, बस t 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल टी, नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर सभी टी के लिए ये वाला कॉन्टिन्यूअस है कैपिटल एफ टी। ठीक,
अब इसको चेक करते हैं ये कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा। देखो ये v हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, बस उस जगह पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जहां पर टी स्क्वायर प्लस टी बराबर में जीरो होगा जिन पॉइंट्स पर। तो चेक कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब टी इंटू टी प्लस वन नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल टी, टी नॉन जीरो एंड टी नॉट इक्वल टू माइनस वन। जीरो और माइनस वन को छोड़कर ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखो, कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर टी साइन टी आई कैप प्लस ई की पावर टी कोस टी के कैप। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हर जगह कॉन्टिन्यूस और साइन फंक्शन भी हर जगह कॉन्टिन्यूस, तो इनका डॉट भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। सेम एक्सपोनेंशियल एंड कोस टी हर जगह कॉन्टिन्यूस, तो ये पूरा एफ टी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल टी। ठीक है, ऐसे ही अब यहां आ जाओ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है। टी लीनियर फंक्शन है, हर जगह कॉन्टिन्यूस। वन बाई टी जीरो, टी जीरो होगा जब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस। और ये कॉन्स्टेंट है, हर जगह कॉन्टिन्यूस। क्लियर, तो ये ओवरऑल जो फंक्शन हो गया फॉर ऑल टी कॉन्टिन्यूस है, बस टी नॉन जीरो होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल टी नॉन जीरो। क्लियर, ये है u अपॉन नॉर्म u। नॉर्म u, इसको जो डबल हम डंडे लगाते हैं इसको नॉर्म बोलते हैं। एक तरह से ये मैग्नीट्यूड ही बोल लो आप। ठीक है, जैसा मैग्नीट्यूड होता है वैसे ही नॉर्म भी होता है वेक्टर में। ठीक है, सो वेयर u इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस में अंडर रूट टी जे कैप, ये गिवन है हमें। तो क्या करेंगे, ऊपर u लिखना है, फंक्शन को निकाल रहे हैं अभी हम, तो ऊपर तो u लिखना है, टी आई कैप प्लस अंडर रूट टी जे कैप, और नीचे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड या बोले तो नॉर्म। और नॉर्म निकालना और मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर में सेम होता है। सो ये होगा अंडर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कब कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा जब ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो बनता हो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, और टी स्क्वायर प्लस टी क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट के अंदर वही फंक्शन डिफाइंड होता है कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो बन गया तो वो वैसे डिफाइन नहीं होगा, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा टी स्क्वायर प्लस टी। अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन होता है वो कब डिफाइंड होता है, व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते इसको, क्योंकि इक्वल टू जीरो ले लिया तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दो चीजें मैंने ली, टी स्क्वायर प्लस टी मस्ट बी नॉन जीरो, दैट इज टी स्क्वायर प्लस टी ग्रेटर देन जीरो, और टी ग्रेटर देन जीरो, तो कुल मिला के क्या आ गया, टी ग्रेटर देन जीरो। टी स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो, टी स्क्वायर तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, है ना, तो प्लस में टी ग्रेटर देन जीरो। अब एक बात और देखो मेरी, कैसे करेंगे, अब इसको टी स्क्वायर प्लस टी नॉन जीरो लेना है हमें, तो टी कॉमन लिया, मस्ट बी नॉन जीरो, तो टी इज नॉन जीरो एंड टी इज नॉट इक्वल टू वन। दो चीजें तो आ गई, टी जीरो नहीं होना चाहिए और टी वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज के लिए ग्रेटर देन जीरो वाले पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्कीम बना लेंगे। तो एक तो टी जीरो आ गया, एक टी माइनस वन आ गया, ड्रॉ कर लिया टी जीरो एंड माइनस वन। ठीक, अब जीरो और वन के बीच में जैसे मैंने वन बाई टू लिया, वन बाई टू वन पॉजिटिव, वन बाई टू लूंगा तो पॉजिटिव, तो इसके बीच में वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव। ठीक, और जीरो और वन के अगर मैं आगे जाऊं, इधर जाऊं टू लूं, तो यहां पर भी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, और जीरो के अगर मैं पीछे जाऊं माइनस वन लूं, तो माइनस वन ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। समझ आया, तो पॉजिटिव किस किस के बीच में हुआ, जीरो और वन के बीच में हुआ, जीरो और वन के बीच में हुआ, और कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो, टी तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड टी इज लेस देन माइनस वन। देखो भाई, थोड़ा मैं इसको एक पेज ले लेता हूं, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, पेज पे बता देता हूं। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस कम है तो एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। देखो दो चीजें निकल के आ रही हैं यहां से, एक तो चीज है t इज नॉन जीरो एंड t इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एक क्या था, हमने साइन स्कीम बनानी थी t इंटू टी प्लस वन, टी इंटू टी प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से एक तो आएगा t बराबर जीरो,
और एक वैल्यू आएगी टी बराबर -1। यहां तक किसी को दोहराए हो तो बताओ, रूट निकाल लिया इस इक्वेशन के, ठीक है। इनको प्लॉट करो साइन स्कीम पर, -1 और ये हो गया 0, ठीक है। -1 से बड़ी वैल्यू उठाओ कोई, जैसे 1 उठा ली, 1 को इसमें पुट करके देखो पॉजिटिव आएगा, 1 को इसमें पुट करो पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। -1 और 0 के बीच में -1/2 लो, -1/2 लेंगे तो -1/2 यहाँ आएगा नेगेटिव, और -1/2 को यहाँ लेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव बीच में वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। और -1 के इधर वाली अगर हम वैल्यू लेंगे तो वो हो जाएंगी -2 और -2, ये भी नेगेटिव, और यहाँ -2 पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दो बात तो हमें ध्यान रखनी है कि t को 0 नहीं लेना और t को -1 नहीं लेना, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, t मस्ट बी ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव होगा, एंड t स्ट्रिक्टली लेस देन -1 पे पॉजिटिव होगा। तो बस यही आ गया, यहाँ इन पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक गलती करी हुई है, ये 1 पॉइंट नहीं लेना, क्योंकि हमारे तो 2 ही पॉइंट आएंगे, t0 और t-1, सो -1 और 0 पे बनानी है बस साइन स्कीम, समझ गए, ठीक है। अब हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्राफ कैपिटल आर टी इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस 1 माइनस टी अपॉन में टी जे कैप प्लस में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में टी के कैप लाइज इन अ प्लेन, व्हाट इज इक्वेशन इन दिस प्लेन। तो ये बतानी है इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। द ग्राफ ऑफ कैपिटल आर टी इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस 1 माइनस टी अपॉन में टी जे कैप प्लस में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी के कैप लाइज इन अ प्लेन, व्हाट इज द इक्वेशन इन दिस प्लेन। तो ये बतानी है प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो हमें अब की बार वेक्टर फॉर्म में दी हुई है ये चीज, और हमको प्लेन की इक्वेशन बतानी है क्या होगी। और प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। इसको मैंने इक्वेशन कुछ देर के लिए मान लिया बी द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या है टी, सो टी ए प्लस में बी की वैल्यू क्या है ये, तो बी की वैल्यू पुट कर दी 1/t और इसको डिवाइड करेंगे तो -1, 1/t -1 और इनटू में बी। अच्छा जेड की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, डिवाइड करेंगे तो 1/t माइनस में टी, 1/t माइनस में टी और के कैप, और जेड की वैल्यू पुट कर दी और सी आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डी। पहले इतनी बात आई समझ में या नहीं आई, पहले मेरे को ये बताओ। अब जो टी का यहां पर टी के साथ है ए और यहां पर टी के साथ है -c, सो a माइनस सी इंटू टी हो जाएगा ये, प्लस में 1/t का कोफिशिएंट देखो कौन कौन है, तो 1/t का कोफिशिएंट यहाँ पे है b, ठीक है, और 1/t का कोफिशिएंट यहाँ पे है c, तो b प्लस सी इंटू 1/t, ठीक है। और यहाँ पर माइनस बी है और ये हो जाएगा -b, बस -b है, और इस d को मैं अगर इस साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा -d, सो -b - d इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। सो अब क्या करो, a माइनस सी टी बी प्लस सी 1/t एंड -b - d इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, a माइनस सी को 0 के इक्वल पुट करो और b प्लस सी को 0 के इक्वल पुट करो और -b और -d को 0 के इक्वल पुट करो, ठीक है, क्योंकि तभी 0 बनेगा ये। a माइनस ये 0 के इक्वल कब बनेगा, जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, ठीक है। तो इनको मैंने 0 के इक्वल पुट कर लिया। जब इनकी वैल्यू को सोल्व करोगे तो यहाँ से a बराबर में c आ जाएगा, a बराबर c पुट कर लिया। अच्छा c बराबर में -b होगा, तो यहाँ c बराबर में -b आ गया। अच्छा -b के बराबर होगा d, तो यहाँ बराबर में d पुट कर दिया। इतनी बात ओके है। तो a की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो c की वैल्यू भी 1 होगी और b की वैल्यू होगी -1 और d की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब मेरे प्लेन की इक्वेशन, अब मैंने अपनी तरफ से चूज की थी a की वैल्यू 1, तो यहाँ से c b और d की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को अपनी जो a b c d ये जो इक्वेशन लेट की थी इसमें पुट कर दो, तो कुल मिला के इक्वेशन निकल के आ जाएगी x - y + z इज इक्वल टू 1। दोबारा समझ लो मैंने क्या किया, मेरे को अब की बार ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन थी आर टी की, लाइज इन अ प्लेन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। तो जिस प्लेन में ये आर टी है उस प्लेन की इक्वेशन बतानी थी क्या होगी। तो हमने प्लेन की इक्वेशन को लेट कर लिया, ax + by + cz इज इक्वल टू d विद द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ किसकी वैल्यू गिवन है, ये x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है। तो इस x की जगह वैल्यू, y की जगह ये वैल्यू, z की जगह ये वैल्यू, क्लियर। जो t के कोफिशिएंट थे अलग कर लिए, 1/t के अलग कर दिए और जो कांस्टेंट बचे थे वे अलग कर लिए, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर ये बराबर में 0 है तो t तो नॉन जीरो है, t तो 0 है नहीं,
तो इसका मतलब ये जीरो होना पड़ेगा, ये जीरो होना पड़ेगा और इसको जीरो होना पड़ेगा। जब इनका जोड़ बराबर में जीरो आएगा तो मैंने इनको जीरो पुट कर लिया, यहां से इनका रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से a बराबर में c होगा, यहाँ से b बराबर में माइनस c होगा और यहाँ से माइनस b बराबर में d होगा। फिर अपनी तरफ से a को 1 चूज कर लिया, c1 आ जाएगा, b माइनस 1 d1। तो इनको अपनी जो प्लेन की इक्वेशन लेट की थी ये वाली इसमें पुट कर दो, बस ये इक्वेशन आ जाएगी। अब सिर्फ थोड़ा सा पार्ट और करेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन बहुत आसान है, तभी हो जाएगा, 1 मिनट का काम है। क्लास हो चुकी है 25 मिनट की, बस 5 मिनट की और क्लास चलेगी, ये 30 पे हम इसको खत्म कर देंगे, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में जो स्मूथ कर्व है, टेंजेंट नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल कर्व, कर्वेचर ऑफ कर्व, वो सारी चीजें बच जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ गया, ये रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, the derivative of a vector function capital Ft with respect to small t, the derivative of vector function capital Ft with respect to small t, तो कैसे लिखा जाएगा? अगर इसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो वो लिखा जाएगा डी कैपिटल एफ अपॉन डी टी। इसी को हम कैपिटल एफ डैश टी भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, है ना। डी कैपिटल एफ को हम डेल्टा एफ कैपिटल एफ लिख सकते हैं और डी स्मॉल टी को हम डेल्टा स्मॉल टी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये भी इन्हीं के बराबर है। ठीक है, और फिर इन तीनों चीजों को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कैपिटल एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस कैपिटल एफ टी अपॉन में डेल्टा टी। ये याद करनी है आपको, ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। जब हम कॉन्टिन्यूटी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो ये डेफिनेशन वहां पर भी आएंगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो, ये कैपिटल एफ है टी, ये भी कैपिटल एफ टी है, इसमें डेल्टा टी जोड़ना है तो कैपिटल एफ टी प्लस डेल्टा टी, और ये सिंपल माइनस कैपिटल एफ टी हो जाएगा, अपॉन डिवाइड करना है डेल्टा टी से, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब भी वही डेरिवेटिव है जो इसका मतलब है, इसका मतलब भी यही डेरिवेटिव है जो इनका मतलब है। ठीक है, तो ये चारों चीजें एक ही बात है। इज इट क्लियर? सो कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल एट टी बराबर में टी नोट इफ एफ डैश टी नोट इज डिफाइंड। मतलब उसका अगर एफ डैश टी नोट उस पॉइंट पर, एफ डैश टी नोट पॉइंट पर अगर एफ डैश कैपिटल एफ डैश डिफाइंड है तो हम उस फंक्शन कैपिटल एफ को डिफरेंशिएबल बोलेंगे। कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल एट टी बराबर में टी नोट इफ एफ डैश टी नोट इज डिफाइंड। ठीक है, इफ कैपिटल एफ टी निकालना है मेरे को, कैपिटल एफ टी मेरा एक वेक्टर फंक्शन गिवन है मुझे, f1 टी आई कैप, f2 टी जे कैप, f3 टी टिकी के कैप, और मुझे f डैश टी निकालना, तो इसका डेरिवेटिव करो आई कैप, इसका डेरिवेटिव करो जे कैप, इसका डेरिवेटिव करो के कैप। अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका तो इस f1 टी का डबल डेरिवेटिव आई कैप, f2 टी का डबल डेरिवेटिव जे कैप, f3 टी का डबल डेरिवेटिव के कैप, ऐसे ही ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इनका कैपिटल एफ टी का डेरिवेटिव निकालना है तो इन सब का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डबल निकालना तो डबल निकालना पड़ेगा। अब रूल्स हैं इसमें भी सिंपल सिंपल से। सबसे पहला लिनियरिटी रूल, अगर a कैपिटल F प्लस b कैपिटल G का डेरिवेटिव एट t करना है तो a कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, f डैश t हो जाएगा, b कांस्टेंट बाहर, g डैश t हो जाएगा। ऐसे ही स्मॉल h कैपिटल F डैश t, तो ये स्मॉल h ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन नहीं है। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे f कैपिटल F और कैपिटल G है, बट ये तो कांस्टेंट थे a और b, लेकिन ये h कांस्टेंट नहीं है, ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, कैपिटल एफ और कैपिटल जी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन थे। ठीक है, तो इस मारी इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले का डेरिवेटिव सेकंड सेम एज इट इज प्लस प्लस फर्स्ट सेम एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव सेकंड सेम एज इट इज प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। मतलब ऐसे ध्यान रख लेना कि h और f है ना, एक आगे वाले में, मतलब आगे वाले का और पीछे वाले का डेरिवेटिव आगे पीछे ही होगा। जैसे आगे h था तो h डैश टी एफ टी, फिर पीछे वाले का डेरिवेटिव पीछे ही आएगा तो आगे आएगा एच टी एफ डैश टी। ठीक है, इनको आगे पीछे मत कर देना, ऐसे ही याद करना। ऐसे ही दो फंक्शन वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव करें तो देखो आगे वाले का डेरिवेटिव इंटू जी टी प्लस आगे वाला सेम और पीछे वाले का डेरिवेटिव, ये आगे है तो इसका डेरिवेटिव आगे, पीछे है तो इसका डेरिवेटिव पीछे। ऐसे ही क्रॉस में होगा सेम एज इट इज, अगले वाले का डेरिवेटिव बीच में क्रॉस प्रोडक्ट इंटू जी टी प्लस में आगे वाला सेम एफ टी
और क्रॉस प्रोडक्ट और जी डैश टी। आ गया समझ? चेन रूल कैसे लगता है? कैपिटल एफ और एच टी, तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव होगा, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एच टी लिखा जाएगा और फिर उसके बाद एच डैश टी का डेरिवेटिव निकलेगा। इसको पीछे भी लिख सकते थे, आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेन रूल आपको आता ही है, पहले इसका डेरिवेटिव करो और इसको एज इट इज लिख दो, इसी की टर्म्स में लिख दो इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव लिख दो एच डैश टी निकाल के। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी इज जी टी वन, क्या है ये 1 + 1 आई कैप, अच्छा मोड टी है, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टी है और ये इसका मोड है, ये टी है, ठीक है। तो मोड टी आई कैप कोस टी जे कैप प्लस में टी -5 के कैप डिफरेंशिएबल फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी इज कैपिटल जी टी मोड टी आई कैप प्लस में कोस टी जे कैप प्लस में टी -5 के कैप डिफरेंशिएबल। टी की किस वैल्यू के लिए, टी की किन वैल्यूज के लिए ये जो जी टी वेक्टर फंक्शन है ये टी की किन वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होगा? तो देखो सबसे पहले करते हैं इजी इजी बातें। टी -5 जो है ये तो एक लीनियर फंक्शन है, तो ये हर एक टी के लिए डिफरेंशिएबल होगा। cos t and t -5 are differentiable for all t, but mod t is not differentiable at 0। आपको पता है ये मोड फंक्शन है और ये मोड फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी के लिए याद रख लो, डिफरेंशिएबिलिटी करूंगा जब उसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। मोड टी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये दोनों हर जगह डिफरेंशिएबल है। सो जी टी इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल टी नॉन जीरो, खत्म, इजी, ठीक है। अब आगे आ जाइए, कैपिटल एफ टी। अब मैंने आपको क्या बताया था, वैसे तो मैंने ये बताया था कि इनका डेरिवेटिव लेना है, पहले इस जीटी का डेरिवेटिव लेना है और फिर उसको चेक करना है कि वो कहां कहां पर डिफरेंशिएबल है, उन्हीं पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल होगा। बट डेरिवेटिव से पहले वो ये भी चेक करने, मतलब जो पॉइंट इन्हीं पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, मतलब जिन पॉइंट पर, इन पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो आगे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कंटिन्यूटी नहीं होगी, कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। अगर लिमिट होगी तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर उसके आगे डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगी। अगर कंटिन्यूटी होए तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये लाइन में चलती हैं। लिमिट है तो कंटिन्यूटी हो सकती है, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लिमिट ही नहीं है तो ना कंटिन्यूटी होगी ना डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये जब करवाएंगे जब समझ में आ जाएगा, अभी कोई ज्यादा खास बड़ी बात है नहीं। ये क्वेश्चन देखो एक और, फिर समझ में आएगा। ई टी ई की पावर टी आई कैप साइन टी जे कैप टी क्यूब प्लस 5t के कैप फाइंड एफ डैश टी। इसमें तो सिंपल डेरिवेटिव निकालना था, वो हम निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू आई कैप प्लस ई की पावर टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप। ये कैपिटल एफ टी गिवन है और कैपिटल जी टी क्या गिवन है, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस ई की पावर -t जे कैप और -2t के कैप, ठीक है। एफ टी और जी टी हमें ये गिवन है, हमको 2ft प्लस टी क्यूब जी टी इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, इस एफ टी में 2 की मल्टीप्लीकेशन करो आ जाएगा, बीच में प्लस लगाओ और जी टी में टी क्यूब की मल्टीप्लीकेशन करो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव ले दो और आंसर बता दो क्या होगा, ये आंसर होगा। अब देखो डी बाई डी टी एफ टी डॉट जी टी, तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, एफ टी का और जी टी का। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 × 3t स्क्वायर लिख लिया, 3t स्क्वायर ई की पावर टी इंटू ई की पावर -t, तो ये लिख लिया, टी स्क्वायर इंटू -2t ये लिख लिया। अब क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई कैप जे कैप के कैप हट जाएंगे, स्केलर वैल्यूड फंक्शन आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इनका डेरिवेटिव कर दो, बेस सेम पावर ऐड होगा तो ई की पावर 0 1 हो जाएगी ये। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 60 आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ये 2t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब, और 2t क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 3 जा 6 है ना, क्यूब को आगे लाएंगे -60 स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अब हमारी ये चीज चलेंगी। मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ आपको क्या क्या कंप्लीट हो गया है हमारा। देखो, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शंस एंड देयर ग्राफ ये हो गए हैं। अब ग्राफ बनाना नहीं पूछेगा, बस आपको वो यही इक्वेशन यही है बस सब कुछ। ये जो ध्यान रखने हैं इनकी इक्वेशन, इन्हीं से आपको वो क्वेश्चन, ये इक्वेशन देके ये पूछ लेगा बताओ क्या है ये जो वेक्टर फंक्शन इनकी कर्व शेप बताई थी, बस इसमें इतनी बात याद रखनी है आपको।
ऐसी इक्वेशन दे के और क्वेश्चन पूछ लेगा बस, ठीक है। बनवाएगा नहीं आपसे वो कि बना के दिखाओ, तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सारी चीज हम कर चुके हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ऑपरेशंस विद वेक्टर फंक्शंस हम कर चुके हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन कर चुके हैं। बाकी जब लिमिट कंटिन्यूटी आप डिटेल में समझ जाओगे तो यहाँ इनकी लिमिट कंटिन्यूटी निकालने में दिक्कत थोड़ी होगी। ऐसे ही डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन है। जैसे हम हर एक का डिफरेंशिएशन, जैसे कैपिटल एफ टी का डिफरेंशिएशन निकालना है तो F1T F2T F3T का डिफरेंशिएशन निकाल के आई कैप जे कैप की कैप लगा दो, वही काम इंटीग्रेशन में, उसको लिखने की दोबारा जरूरत है ही नहीं। जैसे डिफरेंशिएशन किया हर एक का F1T F2T F3T का, ऐसे ही इंटीग्रेशन करना है, उसमें कोई अलग रूल नहीं है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक बचता है यूनिट टेंजेंट, नॉर्मल, बाइनॉर्मल, वेक्टर और कर्वेचर। यूनिट टेंजेंट, नॉर्मल, बाइनॉर्मल, वेक्टर एंड कर्वेचर। 1 2, ये है 3 बाइनॉर्मल वेक्टर, और 4, ये 4 चीजें बचती हैं। 2 पेज का काम बचा है, यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। देखो, हमने पहले इसका बेस तैयार किया है, ठीक है। फिर ये वेक्टर कैलकुलस मैंने शुरू किया और धीरे धीरे हम एक एक चीज करते चले गए, ठीक है। आज हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए इन सब के ऊपर। इसमें सारा खेल, जिसको भी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आती है, बस उसको सारा खेल समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। और जब हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे उसको भी हम बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल लेके जाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारा हो चुका है। फिर इसके बाद जो वेक्टर कैलकुलस का की एक और यूनिट बता रहा था मैं, वो मल्टीवेरिएट कैलकुलस में ये वाली यूनिट, जो ये वाली यूनिट है, इसमें थोड़ा सा पार्ट तो ये डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, मतलब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और ये वाली सारी यूनिट ग्रीन स्टोक्स और गोस डाइवर्जेंस थ्योरम पे, ये सारी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। इसके बाद हम, जो आज की क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगी, उसमें वो 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर 3-4 क्लास इसकी लगेंगी, ज्यादा भी लग सकती है, 5-6 भी लग सकती है इनमें, क्योंकि अच्छे से करनी पड़ेंगी, ये थ्योरम्स हैं, ओके। प्रूफ हम वैसे करेंगे नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनमें। जहां जिस टॉपिक को जितनी इज्जत देनी है हम उसको उतनी इज्जत देंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबको लेके चलेंगे एक साथ, ओके। देखो भाई, बहुत मेहनत लगती है एक क्लास को शूट करने में, एक सांस बोलना पड़ता है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और देखो शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, जो भी टीजीटी मैथ्स के ग्रुप हैं आपके नोन हैं उनमें शेयर करिए, क्योंकि अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होगा। ये लिख के दे सकता हूं मैं आपको बात, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।